हे एवरीबॉडी, चलो इस एपिसोड में जानते हैं 10 क्लास की 2 टेक्निक के बारे में। वैसे यह है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 193। यहाँ से शुरुआत होती है एक नए आर्क की। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें हेचिंग से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की एल्डर थे। अभी उनकी स्ट्रेंथ 7 से 8 स्टार दोजन के लेवल की बताई गई है। क्लियरली आगे आने वाले एपिसोड्स में जो बैटल होने वाली है उनमें एक्सपर्ट्स का लेवल भी ग्रेजुअली हाई होता जाएगा। पिछले पार्ट से पहले हमें कोई भी 5 स्टार दोजन से ऊपर वाला दिखाया नहीं गया था, लेकिन अब काफी जल्दी दोशेंग की बातें होने वाली हैं। इससे पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप शुरू करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो अब हो जाए पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जैसे ही हुआंगजुआन का ग्रुप, जो कि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर्स हैं, वो हमारी नन्ही जिया के ऊपर हमला करने जा रहा था। स्पेशल क्रैक में से बाहर आता है एक एक्सपर्ट। अराइव हुआ ये स्ट्रॉन्ग फिगर काफी लंबा चौड़ा होता है। वो कहते तुम 3 चिड़ियाओं की हिम्मत इतनी हो गई है कि तुम हमारे एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स के ऊपर हमला करो। ये कहने के बाद उसने एक हवा में थप्पड़ मारा था। हमें स्लैब का इफेक्ट तुरंत ही दिखाई देता है। वो हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के तीनों 5 स्टार दोजन तुरंत ही खून फेंकते हुए जमीन में घुस जाते हैं। ऐसी भयानक सी स्ट्रेंथ को देख के सभी की फटके हाथ में आ गई थी। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब, ओल्ड गो जैशिंग और बिंग जुंजे की। तभी हमारी जिया पॉइंट करती है ओल्ड गो जैशिंग की तरफ। एज अ रिजल्ट ओल्ड गो जैशिंग को भी एक तमाचा खाना पड़ा था, लेकिन इनमें से कोई भी अपने मुंह से आवाज नहीं निकलता। सीन आगे शिफ्ट होता है। जिया को जियान से विदाई लेनी पड़ती है। हेचिंग और जिया के साथ साथ शांगजान भी एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब में वापस लौट गया था। वहीं पे जियान की टोली वापस आ जाती है फॉलन स्टार पवेलियन में। जियान को सक्सेसफुली वापस आते हुए देख मास्टर याला और फेंग युंजे काफी खुश हो गए थे। जियान तुरंत ही उन्हें सोल बेबी फ्रूट थमा देता है। जितनी जल्दी मास्टर याला की स्पिरिचुअल एसेंस रिकवर होती है उतनी ही जल्दी उनकी बॉडी रिफाइन हो पाएगी। मास्टर यालाओ जियान को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके फादर को रेस्क्यू करने में अपनी जान लगा देंगे। मास्टर यालाओ ने हॉल ऑफ सोल के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करी थी। जियान को जानकारी मिलती है कि वो मिस्टीरियस हॉल ऑफ सोल बहुत समय पहले हुन क्लैन के नाम से भी जाना जाता था। इसकी फाउंडेशन और स्ट्रेंथ जुनर के गू क्लैन जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फिर मास्टर यालाओ चले जाते हैं रिट्रीट में और जियान चिंगलिन के पॉइजन को रिजॉल्व करने लगता है। ऐसा करने के लिए वो ले गया था चिंगलिन को माउंटेन के पीछे की साइड में। उस जगह पे एक गुफा हुआ करती थी जिसमें एक छोटा सा वाटर पूल था। जियान उसमें कुछ मेडिसिन को मिलाता है, जिसके बाद उस स्ट्रेंथ को चिंगलिन को अब्सॉर्ब करना था। लेकिन तभी उसकी नजर गई थी चिंगलिन की पीठ की तरफ। चिंगलिन के बैक पे एक 9 हेडेड पाइथन का टैटू होता है। जब जियान उसे ध्यान से देख रहा था उस पाइथन का एक हेड अपनी आंखों को खोलता है। तुरंत ही जियान की जैसे रूह कांप गई हो। जियान कई कदम पीछे लेके अपने आप को स्टेबलाइज कर पाया था। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। वेल इसमें काफी डिटेल्स हैं, सो इसे बिल्कुल एंड तक देखना। जब जियान के दिल से वो ब्रूटल फीलिंग गायब होती है, फाइनली उसे रिलीफ फील करने का मौका मिल जाता है। शायद जियान को भी क्यूरियोसिटी का कीड़ा था। काफी हेजिटेट करने के बाद उसकी नजरें चिंगलिन के बैग पे वापस जाती हैं, लेकिन इस बार वो काफी केयरफुल रहा था। जियान ने अपने माइंड को पहले लॉक कर लिया होता है और उसकी पर्पलिश ब्राउन फ्लेम उसकी बॉडी को कवर कर चुकी थी। जैसे पूल के मेडिसिन वाटर में से हॉट फॉग राइज होता है, चिंगलिन के बैग का वो टैटू फिर से जियान को देखने लगा था। अभी उस 9 हेडेड स्नेक की आंखें बंद होती हैं। जब जियान कुछ समय तक वहां से अपनी नजरों को नहीं हटाता तब भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं हुआ था। उस मिस्टीरियस टैटू को देख रहा जियान कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी उसकी आईब्रोज नेट हो चुकी होती हैं। ये 9 हेडेड स्नेक का टैटू काफी बड़ा होगा, क्योंकि पानी के बाहर उसका बस एक छोटा सा पार्टी दिखाई दिया है। क्लियरली इसकी कर्ल्ड बॉडी वाटर के अंदर है। जियान फिर से इस मिस्टीरियस 9 हेडेड स्नेक पे फोकस करने लगता है। उसका दिमाग थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा था। उसने ये कभी नहीं सुना कि दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसे शेप का कोई क्रिएचर एग्जिस्ट करता है, और तो और जो कुछ देर पहले फियर्स ऑरा फैला था, जिसकी वजह से इवन जियान भी बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर पाता। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। जियान कहता है ये क्या चीज है, वो अभी भी लॉस में था। ये अजीब सी शेप ऐसे 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन के मेंबर्स भी नहीं होते। जब काफी सोचने के बाद उसके सारे के सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल रहते हैं, जियान इन सभी थॉट्स को अपने दिल के अंदर ही दफना सकता था। जब चिंगलिन पूल से बाहर आती है तो इस क्वेश्चन को उससे पूछ सकता है, शायद उसे इसके बारे में कोई जानकारी हो। अपनी पॉइंटलेस थिंकिंग को बंद करने के बाद वो दोबारा पूल वाटर के रंग को देखता है। उस लाल रंग को पतला होते हुए देख जियान अपनी स्टोर रिंग से एक जेड बोतल को बाहर निकालता है। उसके अंदर का लिक्विड दोबारा से पूल में डाल दिया गया था। अगर वो चिंगलिन की बॉडी से एम्परर पाइथन हार्ट एरोडिंग पॉइजन को पूरी तरीके से रिमूव करना चाहता है तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अच्छी बात है कि वीका जियान एक ट्रू अल्केमिस्ट गुरु बन चुका है। अगर कोई और होता तो वो शायद चिंगलिन की बॉडी से पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश भी नहीं करता। हालांकि जियान ने इस चीज को एक्सपेक्ट किया था कि चिंगलिन की बॉडी से एम्परर पाइथन हार्ट एरोडिंग पॉइजन को रिमूव करने में उसे काफी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा होने में 4 दिन लग जाएंगे ये उसने बिल्कुल सोचा नहीं था। इस समय के दौरान जियान लगातार केव में ही रहता है। अगर पूल के अंदर गए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो फिर उनका नंबर्स कई 100 में पहुंच गया होगा। पूल में एक फ्राइटनिंग लेवल की
एनर्जी भर चुकी थी। इवन इससे उठने वाला फॉग भी अब काफी विस्कस हो गया था। हालांकि रिसोर्सेज के साथ जियान का बहुत टाइम और एनर्जी भी एग्जॉस्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके चिंगलिन का एक्सप्रेशन अच्छा होता जाता है। जो उसके आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा वेपर रह भी जाता है, अभी उसका नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। ये सभी फैक्ट एक चीज को इंडिकेट करते हैं, वो ये कि चिंगलिन की बॉडी का एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन धीरे धीरे करके एकदम खत्म होने वाला है। जब इन दिनों में जियान चिंगलिन की बॉडी में से इस पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश कर रहा होता है, उसने उसके बैक के टैटू पे भी काफी ध्यान दिया था। कई दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद जियान को मालूम पड़ता है कि चिंगलिन के बैक का वो टैटू बहुत ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। वो मिस्टीरियस 9 हेडेड स्नेक टैटू धीरे धीरे करके और भी क्लियर हो चुका था। अभी उन 9 हेड्स ने भी अपनी आंखें खोल ली होती हैं। भले ही वो 18 आंखें बहुत कम खुली हों, लेकिन उनके अंदर का वॉलेंस का ट्रेस जियान के हार्ट को सीधा अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छी बात है कि जियान की मेंटल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जियान उस 9 सर वाले स्नेक के अनयूजुअल इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर पाता। इन सभी चेंजेस को एक्सपीरियंस करने के बाद जियान उस टैटू के बारे में और भी क्यूरियस हो गया था। ये चीज डेफिनेटली एंशिएंट टाइम से आई है, लेकिन मोस्ट लाइकली अभी के दूसरी कॉन्टिनेंट में ऐसा मैजिकल बीस्ट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, वरना जियान ने एटलीस्ट उसके बारे में कुछ तो सुन रखा होता। भले ही जियान की क्यूरियोसिटी राइज हो रही हो, लेकिन उसकी टॉप प्रायोरिटी चिंगलिन की बॉडी से पॉइजन को रिमूव करना होता है। जियान अपने दिल को शांत करके इंतजार करता है। इस तरीके की उसकी केयर करीब 3 और दिन तक चलती रही थी। 3 दिनों के बाद चिंगलिन, जिसने पिछले 7 दिन से अपनी आंखें खोली नहीं है, उनमें हल्की सी एक्टिविटी दिखाई देती है। पूल के अंदर का वो मेडिसिनल रेड वाटर लगातार ब्लब ब्लब साउंड को एमिट करता रहता है। गर्म हवा ऊपर उठती है। हम एक लवली फिगर को राइज होते हुए देख सकते हैं। 10 सालों में वो छोटी सी लड़की अब एकदम वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल हो गई है। अभी जियान पूल के साइड में बैठा हुआ था। इस मोमेंट में उसकी बंद आंखें खुल जाती हैं। पूल की वो हल्की सी एक्टिविटी जियान के नोटिस से बाहर नहीं जाती। जियान कहता है, क्या ये कंप्लीट होने वाली है? अचानक से उसके कानों तक एक वाटर स्प्लैशिंग साउंड पहुंचता है। इमीडिएटली जियान स्टैंड होकर खड़ा होने वाला होता है, तभी ये पूरी गुफा हिलने लगती है। जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो कहता है, क्या हुआ? अभी जियान, जो कि खड़ा हो चुका था, उसकी नजरें पॉज होती हैं पूल के ऊपर। वो एक्टिविटी पूल के अंदर से आई है। पूल के इंटीरियर की तरफ देखते हुए जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। उसे वहाँ के धुएं में एक बड़ी सी आउटलाइन दिखाई दे रही थी। ऐसे अनयूजुअल चेंज को देख के जियान अलर्ट मोड में एंटर कर जाता है। उसकी बॉडी की दुई की सर्कुलेट होने लगी थी। जब जियान दुई को सर्कुलेट करके एकदम तैयार था, पूल के ऊपर के फॉग की एनर्जी विगल होती है। उसमें से एक सर के बराबर आंख ऊपर आती है। ये आई जिसका रंग एकदम ग्रीन होता है। इनमें 3 छोटे छोटे डॉट्स बड़े होते जा रहे थे। फाइनली वो तीनों डॉट्स 3 बड़े फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि उस आई के चारों तरफ रोटेट करने लगे थे। इस डेमोनिक आई को अपीयर होते हुए देख जियान का हार्ट टाइट हो जाता है। वो कहता है, ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स। रिफ्लेक्सिव एक्शन में उसकी बॉडी पीछे गई थी। जियान, जो कि पीछे की तरफ जा रहा होता है, उसने अभी कुछ ही कदम पीछे ले पाए थे, तभी वो बड़ी डेमोनिक आई वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है। पूल में से एक नॉर्मल फिगर बाहर की तरफ आता है। ये लाइटिंग स्पीड के साथ जियान की तरफ टूट पड़ता है। जब जियान की नजरें अपनी तरफ आते हुए इस नॉर्मल फिगर के ऊपर जाती है, उसने एक गहरी सांस भरी थी। ये एक बहुत ही बड़ा स्नेक था, जिसके 9 सर होते हैं। इस ह्यूज स्नेक की बॉडी एकदम डार्क रेड होती है। ये जस्ट एकदम फ्रेश ब्लड की तरह लग रहा था, जो कि न जाने कितने सालों से इकट्ठा होता जा रहा है। उस बड़े से सांप की बॉडी में से एक अनडिस्क्राइबेबल फिरोशियस ऑरा फैलता है। वो इनॉर्मस स्नेक अपने 9 सरों को हिलाता है। अभी उसकी वो 18 आंखें एकदम रेड हो चुकी थी। और तो और सबसे मिस्टीरियस चीज होती है इन आंखों के अंदर का इंटीरियर। अंदर से ट्रिपल जेड स्नेक ग्रीन फ्लावर पीपल्स जैसे ही होते हैं, जो कि चिंगलिन पोजेस करती है। जियान फटाक से अपने दिमाग को काम करके अपनी तरफ आते हुए इस 9 हेडेड स्नेक को देखता है। उसकी आंखें फ्लिकर होने लगती हैं। जियान बिना हेजिटेशन के चिंगलिन का नाम पुकारता है। जियान ने अपनी आवाज को दुई के साथ ट्रांसमिट किया था। ये आवाज किसी थंडर की तरह होती है, जो कि केव में जाके एक्सप्लोड हो गई थी। इस आवाज को सुनकर उस इनॉर्मस 9 हेडेड स्नेक की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होने लगी थी। उसकी ब्लड रेड आंखों में एक स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन आया था। एक मोमेंट के बाद उन 18 आंखों से लाल रंग बहुत ही जल्दी गायब होने लगा था। उसे रिप्लेस करता है ग्रीन कलर। जैसे जैसे वो जेड ग्रीन कलर और भी अपीयर होता है, उस 9 हेडेड स्नेक की बॉडी एकदम ग्लो करने लगी थी। जियान देखता है कि ये बड़ा सा स्नेक बहुत ही जल्दी श्रिंक होने लगा है। एक मोमेंट के बाद ग्लो में से एक छोटी सी बॉडी नीचे गिरती है। चिंगलिन को नीचे गिरते हुए देख जियान की बॉडी फ्लैश हुई थी। वो फटाक से चिंगलिन के वेस्ट को पकड़ लेता है। उसके हाथों में जो स्मूथ फीलिंग आई थी, उसकी वजह से जियान के हार्ट में भी फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो गई थी। वो तुरंत ही अपने हार्ट को काम करके चिंगलिन को देखता है, जो ग्रेजुअली अपनी आंखें खोल रही है। जियान कहता है, क्या तुम ठीक हो? चिंगलिन, जो कि अभी खोई खोई सी थी, वो धीरे धीरे जियान को पहचानती है। वो शुरुआत में स्टार्टल्ड हो गई थी। उसकी बॉडी जो फीलिंग को ट्रांसमिट कर रही है, उसकी वजह से चिंगलिन की हार्ट रेट तुरंत ही बढ़ जाती है। चिंगलिन का चेहरा भी लाल होने लगा था। पलक झपकते ही वो जियान के हाथों से बाहर जाके एक पिलर के पीछे जाके छिप जाती है। जब जियान के कानों में पिलर के पीछे से क्लोथ्स के पहनने की आवाज जाती है, वो एम्बैरेसमेंट की वजह से अपनी नाक रगड़ने लगा था। जब चिंगलिन ने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं, तभी अपने लाल चेहरे को लेके पिलर के पीछे से सामने आती है। चिंगलिन
चिंगलिन के फायरी हॉट चेहरे को देख के जियान ड्राई तरीके से खांसने लगता है। वो सीरियस मोड में आके पूछता है वो चीज वो क्या थी। चिंगलिन इनिशियली स्टार्टल्ड हो गई थी। इमीडिएटली वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करती है, जिसके बाद वो रिप्लाई करती हुई बोलती है वो एक एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल थी। इस एंशिएंट हेवन सरपेंट के बारे में सुन के जियान स्टन्ड हो जाता है। जियान ने इस एंशिएंट हेवन सरपेंट के बारे में सुन रखा होता है। रूमर्स के हिसाब से ये एंशिएंट टाइम में एक एंशिएंट स्नेक मैजिकल बीस्ट एंसेस्टर होता है। इसके पास दुनिया को तबाह करने की पावर होती है। रूमर्स के हिसाब से इसे एंशिएंट हेवन फिनिक्स के लेवल पर रखा जा सकता है, लेकिन एंशिएंट हेवन फिनिक्स से इनके नंबर काफी ज्यादा कम होते थे। इस वजह से एंशिएंट टाइम में ही एक्सटेंट हो जाते हैं। तभी जियान कहता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, मैंने इसके बारे में कुछ एंशिएंट बुक्स में पढ़ रखा है, उसमें ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया कि एंशिएंट हेवन सरपेंट के 9 हेड्स होते हैं। ये सुन के चिंगलिन भी अंदर से कड़वाहट फील कर रही थी। वो कहती है एक म्यूटेट हुआ एंशिएंट हेवन सरपेंट है। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं सेंट्रल प्लेन्स में अराइव हुई थी तो मैं एक्सीडेंटली एक माउंटेन रेंज से क्रॉस करती हूँ। वहाँ पे मुझे एक एंशिएंट हेवन सरपेंट का स्केलेटन मिला था। मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने वहाँ पे अपने ट्रिपल जेड स्नेक ग्रीन फ्लावर पीपल्स का यूज कर दिया था। आखिर मुझे क्या पता होता है कि मैं एक एंशिएंट बॉडी को समन कर पाऊंगी। चिंगलिन कहती है इसे टेम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। भले ही मैंने इसके ऊपर ट्रिपल जेड स्नेक ग्रीन फ्लावर पीपल्स का यूज कर दिया है, तब भी ये मेरी बात नहीं मानता। कभी कभी अपने आप ही बाहर आके परेशानियां खड़ी करता है। अच्छी बात है कि जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, इस चीज का रेजिस्टेंस और भी वीक होता जा रहा है। बहुत ही जल्दी मैं इस चीज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगी। जियान के चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन था। एक एंशिएंट हेवन सरपेंट को कंट्रोल करना, ये जीव सीधा एंशिएंट हेवन फिनिक्स से कंपेरेबल है। अगर ये फ्यूचर में ग्रो होता है तो इसके पास एक लीड दोशंग से फाइट करने की भी पावर होगी। जियान पूछता है तुमने तो ये बताया था कि तुम्हारी ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स एंशिएंट ब्लड लाइन वाले मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन के चिंगलिन भी हेल्पलेस फील कर रही थी। वो कहती अगर ये चीज अपनी फिजिकल बॉडी को पोजेस करती तो मैं डेफिनेटली इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। हाउएवर ये तो बस एक स्पिरिट है और ऐसी भी बात नहीं कि मैंने खुद इनिशिएटिव लेके इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये अपने मन से मेरे साथ रहना चाहता है। चिंगलिन आगे बताती है कि एंशिएंट टाइम्स में सिर्फ ऐसे 2 ही टॉप टियर के स्नेक शेप्ड मैजिकल बीस्ट रहे हैं जो कि एंशिएंट ब्लड लाइन को पोजेस करते हो। इसमें एक है एंशिएंट हेवन सरपेंट, तो फिर दूसरा है हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। अभी के 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन बस उनके डिसेंडेंट्स ही है। हेवन स्वॉलोइंग पाइथन इस बात को सुन के जियान तुरंत ही अपनी बॉय उठा लेता है। उसे याद आता है कि एवोल्यूशन के बाद काइलिन एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो गई है। जियान अपने सिर को हिला के चिंगलिन की तरफ देखता है। वो कहता है तुम्हारी बॉडी का पॉइजन रिजॉल्व हो चुका होगा राइट। चिंगलिन नॉड करती है। वो स्माइल के साथ कहती है मेरी अभी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1 स्टार डोजन पे स्टेबलाइज हो चुकी है। अगर अभी मैं अपने ट्रिपल जेड स्नेक ग्रीन फ्लावर पीपल्स का यूज करती हूँ तो मैं स्नेक शेप मैजिकल बीस्ट को भी कंट्रोल कर पाऊंगी, जिसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार डोजन तक पहुंच चुकी हो। ये सुन के जियान हेल्पलेसली अपने सिर को हिला ही सकता था। इस लड़की के ट्रिपल जेड स्नेक ग्रीन फ्लावर पीपल सच में बहुत ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। अगर इसके स्नेक शेप मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटी को भूल भी जाए तब भी जस्ट एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल को कंट्रोल करने से चिंगलिन फ्यूचर में काफी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ पे पहुंचने वाली है। जियान अपने हाथ को वेव करके केव के एग्जिट की तरफ जाने लगा था। वो कहता है क्योंकि पॉइजन रिजॉल्व हो चुका है तो फिर हमें बाहर जाना चाहिए। चिंगलिन की परेशानी को सॉल्व करने के बाद अब मास्टर यालो की बॉडी को रिफाइन करने का समय आ गया है। हमें सीन दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल का। अभी मास्टर यालो लीडर की सीट पे बैठे हुए होते हैं। भले ही उनकी आंखें बंद हो लेकिन उनकी बॉडी में से वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाइब्रेट कर रही होती है। हम आसपास के स्पेस को भी लगातार डिस्टॉर्ट होते हुए देख सकते हैं। भले ही अभी के यालो के पास पहले जैसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना रही हो, लेकिन इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में लाइफ से भरी होने की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी अभी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में पहले से भी ज्यादा लाइफ फोर्स मौजूद है। जियान जैसे न्यूज मिल गई थी वो फटाक से लार्ज हॉल में एंटर करता है। उसकी आंखें जाती हैं लीडर सीट की तरफ जहाँ पे यालो बैठे हुए थे। उसकी करंट एबिलिटी के साथ वो नेचुरली ये बता पा रहा था कि मास्टर यालो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बदलाव आए हैं। तुरंत ही उसके चेहरे पे जॉय फैल गया था। वो कहता है मास्टर क्या सच में आपने अपने स्पिरिचुअल एसेंस और को रिकवर कर लिया है। यालो अपनी आंखों को स्लोली ओपन करते हैं। वो देखते हैं जियान को जो कि आगे चला आ रहा था। यालो स्माइल के साथ नोट करके बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गोल्डन ग्रेड के सोल बेबी फ्रूट का इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा होगा। मेरा स्पिरिचुअल एसेंस और एक बार फिर से पीक पे पहुंच गया है। जियान एंग्शियस होने लगा था। वो कहता है तो टीचर आपकी बॉडी को रिफाइन करने की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए राइट। यालो स्माइल करके रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के लिए कई अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जियान के चेहरे पे प्राउड एक्सप्रेशन आया था। वो कहता है टीचर आप चिंता मत करो, पिछले कई सालों से मैं उन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता आ रहा हूँ। एक इशारे पे एक जेट बोतल जियान के हाथ में अपीयर होती है। इसके अंदर एक ड्रैगन की आई की साइज की मेडिसिन पिल रोटेट हो रही थी। एक पिल फ्रेग्रेंस जो कि इतनी रिच थी जिससे अच्छे भी रिकवर नहीं हो पाते वो इसमें से फैल रही होती है। इसे स्मेल करके कोई भी कंफर्टेबल फील करेगा। इस मेडिसिन पिल को देख के फेंग जुनजे की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं ये एक टियर 8 की मेडिसिन पिल है। यालो नोट करते हैं। वो कहते हैं हाँ ये एक टियर 8 की मेडिसिन
मेडिसिनल पिल है और तो इसने 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस किया है। जियान को देख के भी वो भी काफी प्राउड फील कर रहे थे। वो कहते हैं लगता है इतनी सालों में तुम्हारी एल्केमी स्किल्स बिल्कुल पीछे नहीं हुई हैं। फेंग जुनजे अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंस के बोलते हैं, हा ओल्ड फेलो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जियान इस बार का पिल गैदरिंग चैंपियन है, वो पुराने तुमसे बिल्कुल वीक नहीं है। जैसे जियान ने अपनी फिंगर को फ्लिक किया था, वो जेड बोतल सीधी चली जाती है मास्टर यालाओ की तरफ। वो कहता है टीचर ये एक बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल है। इमीडिएटली जियान के हाथ में एक और ट्रांसपेरेंट जेड बोतल आ गई थी। इस जेड बोतल के अंदर कई ग्रीन रेड ब्लड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये कुछ खून की बूंदें बहुत ही फाइटिंग एनर्जी को एमिट कर रही थी। जियान स्माइल करके बोलता है ये हेवन डिवन फिनिक्स का ब्लड एसेंस है। भले ही मेरे पास इसकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो, लेकिन ये आपके काफी यूज आएगा। ये नेचुरली वही ब्लड एसेंस होता है जिसे जियान ने पहले हेवन डिवन फिनिक्स की बोन से रिफाइन किया होता है। वो कहता है जहाँ तक बात होती है स्केलेटन की, मेरे पास ऑलरेडी एक पीक डोजों का हड्डियों का ढांचा है। हाथ को वेव करते ही हॉल में एक कॉर्प्स अपीयर हुई थी। इसे बर्फ ने जमा के रखा होता है। तीनों इंग्रेडिएंट्स में जियान जिससे सबसे ज्यादा नाखुश था वो यही स्केलेटन होता है। अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो फिर पीक डोजों के स्केलेटन के नाम से जियान बहुत ही खुश हो जाता, लेकिन जियान के स्ट्रेंथ के लेवल के राइज होने की वजह से अब इस लेवल का स्केलेटन उसका ध्यान बिल्कुल आकर्षित नहीं करता है। हमारा ध्यान जाता है फेंग जुनजे की तरफ। जियान जिस चीज से डिससेटिस्फाइड फील कर रहा था, फेंग जुनजे उसे पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ अगर स्केलेटन की बात है तो फिर ये लो, मेरे पास 4 स्टार दोजुन का स्केलेटन है। एक ही इशारे पे ग्राउंड पे कॉफिन लैंड करता है। इस कॉफिन के अंदर एक पेल ग्रे स्केलेटन मौजूद होता है। इसमें से एक फ्लोरोसेंस ग्लो फैल रहा होता है। फेंग जुनजे कहते हैं ये मेरा पुराना दुश्मन है। काफी समय पहले इसे अपनी जान मेरे हाथों से गंवानी पड़ी थी। मुझे डर था कि इसकी डेड बॉडी से कोई डील नहीं करेगा, इस वजह से मैंने इसे अपने पास ही रख लिया। फेंग जुनजे की कैजुअल बात को सुन के जियान स्पीचलेस रह गया था। लगता है फेंग जुनजे और इस डेड बॉडी के बीच में काफी गहरी दुश्मनी रही होगी, वरना वो कम से कम दूसरे इंसान की डेड बॉडी की ऐसी हालत तो ना करते। फेंग जुनजे अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं अब हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स टॉप क्वालिटी के हैं। इन सभी मटेरियल्स की हेल्प से जो यालाओ की बॉडी रिफाइन होगी उससे इस फेलो की पीक स्ट्रेंथ रिकवर हो जानी चाहिए। हाउएवर जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि क्या ये ओल्ड फेलो दोजुन के शैकल्स को तोड़ के सीधा दोशेंग में एंटर कर पाएगा। यालाओ अपना सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं डिफिकल्ट। दोजुन और दोशेंग दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल्स हैं। एक एलीट दोजुन इस कॉन्टिनेंट का टॉप टियर एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। वहीं पे अगर बात होती है दोशेंग की तो वो गोल्डन पगोड़ा के सबसे पीक पे खड़ा हुआ है। सेंट्रल प्लेन्स की फाउंडेशन को देखते हुए एलीट दोजुन काफी कम है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा रेयर नहीं बोला जा सकता। हाउएवर एक एलीट दोशेंग पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे जियान का एग्जाम्पल ले लें तो उसे सेंट्रल प्लेन्स में आए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी किसी जेन्युइन दोशेंग से मुलाकात नहीं हुई है। ऑफ कोर्स इसकी प्री कंडीशन ये है कि इसमें एंशिएंट रिमेन्स का वो स्केलेटन इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। उस चीज में तो बस थोड़ी सी दोशेंग की रेमिनेंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, उसे ट्रू एक्सपर्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। चाहे भली बात ऐसी हो, तब भी उस स्केलेटन की वजह से जिसमें बस दोशेंग का रेमिनेंट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था, इसने ओल्ड गो, जाइशिंग, जियान और बाकियों की हालत बहुत ही मिजरेबल कर दी थी। इन सभी की जानें बाल बाल बची हैं। इस केस को स्टडी करने से ये बात क्लियर हो जाती है कि एक जेन्युइन दोशेंग कितना ज्यादा फ्राइटनिंग होता है। वो लेवल सच में हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारा ध्यान गया था फेंग जुनजे की तरफ। वो कहते हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो चुके हैं, हम कल एक्शन लेंगे। याओचन की पीक स्ट्रेंथ जितनी जल्दी रिकवर होती है, हमारी हॉलो सोल के लिए की चिंताएं उतनी जल्दी कम हो जाएंगी। हॉलो सोल की एक ब्रांच हॉल डिस्ट्रॉय हो गई और एंशिएंट रिमेन्स में उनके एक्सपर्ट्स का फायदा उठाया गया। और जिस तरीके का हॉलो सोल का पास्ट बिहेवियर रहा है, वो ऐसे इंसल्ट्स को बिल्कुल आसानी से नहीं निकलने वाले। जियान और यालाओ नोट करते हैं। अभी भले एक शांति फैली हुई हो, लेकिन ये तूफान के आने से पहले वाली शांति है। यालाओ की बॉडी को रिफाइन करने के डिसीजन को लेने के बाद जियान फटाक से अपने रूम में वापस लौट आता है। वो रूम में आके अपने बेड पे बैठ गया था। जैसे जियान ने अपने हाथ को ऊपर फ्लिप किया था, उसके ऊपर 3 जेड व्हाइट रिव्स अपीयर होती हैं। ये तीनों वही रिव्स यानी कि हड्डियां थी जिन्हें एंशिएंट रिमेन्स में जियान ने ऑब्टेन किया था। इन तीनों के अंदर टीएन क्लास की 2 टेक्निक के हिडन सीक्रेट्स हैं, लेकिन जब से जियान फॉलन स्टार पवेलियन में वापस लौटा है, वो किसी न किसी काम में बिजी होने की वजह से इन्हें बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर पाया। जब फेंग जुनजे बात करते हैं कि हॉलो सोल फॉलन स्टार पवेलियन पे हमला कर सकता है, जियान का दिल थोड़ा सा सहम गया था। जब बात होती है इतने बड़े फैक्शन का सामना करने की, तो फिर जियान अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे ही भरोसा कर सकता है। अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा मेथड होता है हाई क्लास की 2 टेक्निक को प्रैक्टिस करना। लेजेंडरी टीएन क्लास की 2 टेक्निक सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस समय भी जियान उस भयानक से नजारे को नहीं भूल पा रहा है जब दोशेंग के स्केलेटन ने उस टीएन क्लास की 2 टेक्निक को परफॉर्म किया था। जैसे ये रिफ्स जियान के हाथों में टच होती हैं, वो इनसे कूल सेंसेशन को फील करता है। इनमें से हड्डियों जैसी रफ फीलिंग नहीं आती, बल्कि ये टच करने पे एकदम सॉफ्ट जेड जैसी लगती है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सट्रीमली वंडरफुल फील करेगा। इन रिफ्स के ऊपर बहुत ही छोटे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स होते हैं। ये अनयूजुअल से कैरेक्टर्स जियान को बहुत ही ऑब्सक्योर फीलिंग दे रहे थे। जियान तीनों रिफ्स को काफी डिटेल से ऑब्जर्व करता है। वो इन मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में याद तो कर पा रहा था,
था, लेकिन इनका मतलब उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता। जियान के चेहरे पे एक डीप थॉट वाला एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है लगता है ये रिव्स नॉर्मल मेथड से ओपन नहीं होने वाली। एक मूवमेंट के बाद ये हड्डियां जियान के फोरहेड पे प्रेस हो गई थी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलने लगती है, लेकिन इन्हें टच करते ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हो गई थी। जियान स्टार्टेड होकर एक रिलीफ फील कर रहा था। वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है एक्चुअली में इन हड्डियों की सरफेस पे एक सील प्लेस्ड है। उसके हाथ के ऊपर पर्पल ब्राउन फ्लेम प्रकट हो गई थी। अगले ही पल में तीनों रिव्स इसके द्वारा कवर कर ली जाती हैं। फ्लेम की फ्राइटिंग हाई टेम्परेचर की वजह से रूम एकदम ड्राई हो जाता है। जियान की हेवली फ्लेम बहुत ही खतरनाक तरीके से इन हड्डियों को ग्रिल कर रही थी, लेकिन ये वीक दिखने वाली बोन्स बिल्कुल हिलती भी नहीं है। इनके रंग में बिल्कुल बदलाव नहीं आया था। खैर ऐसी स्थिति को देख के जियान बहुत परेशान भी नहीं होता। अगर एक एलिट दोशेंग की सील को इतनी आसानी से ब्रेक किया जा सकता तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक हो जाता। जियान अपने काम मूड को लगातार मेंटेन कर रहा था। उसकी पर्पल ब्राउन फ्लेम स्टेडी तरीके से तीनों रिव्स को ग्रिल करती रहती है। वो स्लोली अपनी आंखों को बंद करके एक्चुअली में ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर गया था। इस रूम में हेवली फ्लेम फियर्स तरीके से बर्न होती रहती है। उन तीनों हड्डियों में एक अलग सा ग्लो आ गया था। ये कंटिन्यूअस ग्रिलिंग दोपहर से लेट नाइट तक चलती रहती है। अगर घंटों की बात करें तो फ्लेम्स को बर्न होते होते 10 घंटे हो चुके थे। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की क्रेजी बर्निंग की वजह से इन तीनों हड्डियों का रंग ग्रेजुअली बदल जाता है। इसका वो जेड व्हाइट कलर धीरे धीरे करके पेल हो गया था। इसे एक तरीके का डीप डार्क गोल्डन कलर रिप्लेस करता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस गोल्डन लाइट के अंदर से एक अजीब सी रिपल फैल रही होती है। इस शांत कमरे के अंदर से लिक्विड के फ्लो करने का एक अजीब सा साउंड आता है। इस मोमेंट में जियान अपनी बंद आंखों को खोल चुका था। जब उसकी नजरें गई थी सामने की फ्लेम की तरफ, वो स्टार्टल्ड हो जाता है। अभी फ्लेम के अंदर हड्डियों का नामो निशान बचा नहीं था। हमें सिर्फ वहाँ पे एक अजीब सा डार्क गोल्डन लिक्विड दिखाई देता है। ये लिक्विड फ्लेम के अंदर अपने आप ही फ्लो कर रहा होता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे ये खुद की इंटेलिजेंस को पोजेस करता है। ये कई अलग अलग शेप्स को बना लेता था। जियान कहता है क्या सील ओपन होने के बाद ऐसा होता है? थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद जियान ने गहरी सांस भरी थी। ऑफ कोर्स ये हवा ठंडी नहीं बल्कि गर्म और ड्राई होती है। हम उसे अपने हाथ को आगे ले जाते हुए देखते हैं। फाइनली उसका हाथ फ्लेम के अंदर जाके पॉज हो गया था। जियान की उंगली काफी केयरफुली उस लिक्विड को छूती है। जैसे ही उसकी उंगली लिक्विड के अंदर इंसर्ट हुई थी, अचानक से एक बदलाव होता है। हम देखते हैं कि वो लिक्विड बहुत ही जल्दी विगल होने लगा है, जिसके बाद ये जियान की उंगली के चक्कर काटता है। एक ही इंस्टेंट में ये लिक्विड जियान के हाथ को कवर कर लेता है। जैसे ही डार्क गोल्डन लिक्विड जियान के हाथ को रैप करता है, इसमें से एक इंटेंस लेवल का पेन एमिट हुआ था। ऐसे दर्द की वजह से जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। इस डार्क गोल्डन लिक्विड के रैप करने के बाद जियान के हाथ में अजीब तरीके की विगलिंग होने लगी थी। इसमें से हड्डियों की प्रेस होने की आवाजें भी बाहर आती हैं। वो स्क्वीजिंग फीलिंग और भी इंटेंस होती जा रही थी। जस्ट जियान के दिमाग में थॉट आया था कि स्क्वीजिंग की वजह से उसकी हड्डियां चूर चूर होने वाली हैं। तभी वो दर्द अचानक से वहीं पर रुक जाता है। हम जियान के हाथ में उस डार्क गोल्डन लिक्विड को फ्लो करते हुए देखते हैं। वो एक ही पल में डिसअपीयर हो जाता है। इस सीन को देख के जियान को स्टंट होने का भी मौका नहीं मिलता। उसका दिमाग झंझनाने लगता है। उसकी आंखों में से गोल्डन लाइट बाहर आने लगती है। वहीं पे जियान मम्बल करते हुए बोलता है ये तो वही ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है। जियान के डीप माइंड में एक डीप एक्सप्लोजन होता है। इस मोमेंट में उसकी सोल भी ट्रेम्बल होने लगी थी। इमीडिएटली उसकी आंखें ब्लरी होने लगती हैं। इससे पहले उसे रिकवर होने का टाइम मिलता, वो अपने आप को एक मिस्टीरियस रियल्म के अंदर पाता है। ये जगह कुछ खास बड़ी नहीं होती, न ही जियान इसके अंदर से किसी भी तरीके की लाइफ फोर्स को सेंस कर पा रहा था। जब वो कई बार चारों तरफ देखता है, उसकी नजरें पॉज हुई थी एक स्पॉट पे। उस जगह पे एक बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान अपने हाथों को पीछे करे हुए खड़ा हुआ होता है। जियान इस फिगर की बॉडी में से किसी भी तरीके की दुखी के ट्रेस को भी सेंस नहीं कर पाता। ये कुछ ऐसा होता है जैसे इसने अपनी लाइफ में कभी कल्टिवेट ना किया हो। लेकिन इस एग्जिस्टेंस को देख के जियान की जो इंस्टिंक्ट्स कह रही होती है, उसकी वजह से उसका दिल काफी ग्रेव हो जाता है। आखिर ऐसी मिस्टीरियस जगह पे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान कैसे अपीयर हो सकता है? अगर उसने सही से गैस किया है तो फिर ये व्यक्ति रिमेंस का सच्चा ओनर है। इस फिगर को देखते देखते जियान चला गया था डीप थॉट में। वो कहता ये दो टेक्निक के अंदर का मेमोरी स्पेस होगा। वहीं पे जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो एक जेन्युइन दोशेंग नहीं है, बल्कि वो इस दो टेक्निक के मालिक का बस एक मेमोरी फ्रेगमेंट होगा। क्योंकि जियान के पास अभी वास्ट एक्सपीरियंस है तो वो बहुत सरप्राइज नहीं होता। कुछ समय के बाद वो इस व्यक्ति के बैकग्राउंड का पता लगा लेता है और जैसा कि जियान ने एक्सपेक्ट किया था होता कुछ वैसा ही है। वो फिगर जियान को फूटी आंख भी नहीं देखता। जैसे जियान की सोल इस रियल में एंटर होती है, इस स्पेस के अंदर उस व्यक्ति की काम आवाज गूंजने लगती है। वो कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टियान क्लास लो लेवल डो टेक्निक। इस टेक्निक को इस सेंट ने 100 टेक्निक्स को कंबाइन करने के बाद क्रिएट किया है। ये पाम टेक्निक क्रिएशन की मीनिंग पे गौर करती है। ये पाम आसमान को तोड़ सकता है। ये पाम हर एक चीज को शैटर कर सकता है। जैसे जैसे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ती जा रही थी, जियान की आंखें और भी ब्राइट होती जा रही थी। टियान क्लास दो टेक्निक ऑर्डिनरी चीजों को एक्सीड करने के बाद एक सेंट को भी सरपास कर देना। क्योंकि तुमने सेंट की बोन्स के हिडन सीक्रेट्स को जाना है, लगता है तुम्हारी मेरे साथ अफिनिटी है। क्योंकि तुमने बोन्स को ऑब्टेन कर लिया है, तुम्हारा हाथ गोल्डन सलाइवा के द्वारा
द्वारा रिफाइन किया जा चुका होगा। याद रखना, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक तभी यूज करी जा सकती है जब हाथ रिफाइन हो चुका हो, वरना यूज करने वाले को बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। तुरंत ही वो एक डीप थॉट में चला जाता है, जो कुछ समय पहले उसे डीप पेन को सहना पड़ा था। लगता है तब उसका हाथ इस सो कॉल्ड गोल्डन स्पिरिट सलाइवा से रिफाइन हो रहा था। जियान सरप्राइज फील करके अपने सिर को हिलाने लगता है। वो कहता है सच में टियान क्लास की 2 टेक्निक कहलाने के लायक है। इसकी पूरी इनहेरिटेंस के लिए ऐसी प्रोसेस की जरूरत होती है। अगर वो रिफाइनिंग के स्टेप को स्किप कर देता तो फिर अगर वो सो कॉल्ड ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को लर्न भी कर लेता तब भी उसके इसे यूज करने की हिम्मत नहीं होती। द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम क्रिएशन की पावर को पोजेस करता है। जैसे ही जियान को धीमी आवाज सुनाई देती है, उस फिगर की बॉडी में से हल्की सी लाइट बाहर आती है। वो फिगर तुरंत ही ट्रांसपेरेंट हो गया था। उसके फिगर में से बाहर आई लाइट के अंदर एक क्लियर रास्ता होता है। ये होता है एक वेन पाथ, एक डार्क गोल्डन एनर्जी का ट्रेस हवा में जियान के जानने के लिए एक रूट को क्रिएट करता है। जियान को आवाज सुनाई देती है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज करने के लिए तुम्हें इस मेरिडियन पाथ को फॉलो करना है। इस सीन को देख के जियान के दिल में खुशी का पार नहीं रहता। वो जल्दी से अपने दिमाग को फोकस करके इस पूरे रूट को ध्यान में रख लेता है। हवा में वो वेन रूट कई बार सर्कुलेट होता है, जिसके बाद वो ग्रेजुअली गायब होने लगा था। अच्छी बात यह है कि सर्कुलेशन रूट को जियान ने अच्छे से पहले याद कर लिया है। जैसे वेन सर्कुलेशन रूट फेड होता है, उस फिगर से बाहर आया हुआ ग्लो भी डिसअपीयर हो जाता है। एक डार्क गोल्डन लाइट ब्राइट हुई थी। ये जैसे आगे की तरफ शूट होती है, जियान से खाली स्पेस से टकराते हुए देखता है। इस पाम के गिरने पे बैंग वाला साउंड सुनाई दिया था। भयानक सी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। जैसा एंशिएंट रेमिन्स के अंदर सीन क्रिएट हुआ था, कुछ वैसा एक नर्वस ब्लैक कलर का लाइट सर्कल जियान को दिखाई दिया था। लाइट सर्कल फॉर्म होने के बाद ये लाइटिंग स्पीड से फैलने लगता है। आसपास का स्पेस तो जैसे शीशे की तरह लग रहा था, जो कि लगातार टूटता जा रहा है। जिस जगह को ये ब्लैक सर्कल कवर कर रहा होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वहाँ का स्पेस कोलैप्स हो जाया करता था। इस डीप ब्लैक लाइट सर्कल को बहुत ही तेजी से फैलते हुए देख जियान एक डीप ब्रेथ लेता है, लेकिन पहले की तरह उसके चेहरे पे पैनिक नहीं आता, बल्कि जियान का ध्यान जाता है उस फिगर की तरफ। हम उसे एक बार बाव करते हुए देखते हैं। जियान के दिमाग के अंदर एक थंडर जैसी आवाज आती है। वो कहता है, डेस्टिन्ड पर्सन, इस सेंट का नाम याद रखना, मैं हूँ सेंट जाहुआ। बेसिकली इसका मतलब क्रिएशन होता है। उस ब्लैक लाइट सर्कल के ऊपर का फिगर भी ग्रेजुअली फेड होने लगा था। अंत में जाके पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। जियान ने उस फिगर को डिसअपीयर होते हुए देख एक बार नोट किया था। वो ब्लैक लाइट सर्कल को ग्रो होने का मौका देता है, जैसे उसकी बॉडी शैटर हो सके। हमें सीन दिखाया जाता है रूम का। अचानक से जियान ने अपनी आंखें खोल ली थी। एक बार गहराई से एक्सेल करने के बाद जियान बड़बड़ाते हुए बोलता है, दोशेंग जाहुआ। ये कहने के बाद वो पूरी तरीके से जाग गया था। उसकी नजरें जाती है अपने राइट हैंड की तरफ। अभी उसके सीधे हाथ में से एक गोल्डन लाइट बाहर आ रही थी। उसका हाथ एकदम मेटल की तरह लगता है। एक बार फिर से अपनी बॉडी पे फोकस करते हुए जियान दोबारा अपने राइट हैंड को इंस्पेक्ट करने लगता है। तुरंत ही जियान इस बात को डिस्कवर करके सरप्राइज हो गया था कि उसके राइट हैंड की कई वेन्स अपने आप ही ओपन हो गई हैं। ये वेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से एक अजीब सी साइकिल बन जाती है। जियान को ये चीज काफी मिस्टीरियस लग रही थी। अपनी इन वेन्स को देख के जियान को वेन रोटेशन पाथ के बारे में याद आता है। ध्यान से ऑब्जर्व करने पर जियान ये डिस्कवर करता है कि इन वेन्स में वहीं पे लूप क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे वेन्स रोटेशन पाथ के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी के पास ऐसी वेन्स नहीं होती और वो अगर फोर्सफुली ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज करने की कोशिश करता है तो फिर उसकी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ उसके हाथ में इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उसे रिलीज होने का मौका नहीं मिलेगा। ये किसी बोतल में एक्सेसिव हवा भरने जैसा है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद इसका फूटना तय ही है। उस समय टेक्निक को यूज करने वाले की आर्म पूरी तरीके से शैटर हो जाएगी। फाइनली जियान के दिमाग में पूरी बात क्लिक करती है। वो कहता है, तभी सेंट जाहुआ ने कहा था कि उनकी इस टियान क्लास की 2 टेक्निक को वही यूज कर सकता है जिसके हाथ को गोल्डन स्पिरिचुअल सलाइवा ने रिफाइन किया हो। उसका रीजन एक्चुअली में ये था। जियान चुपचाप से साय करता है। सच में सेंट जाहुआ अपनी जनरेशन के एक एलीट दोशेंग थे। वो एक्चुअली में ऐसे मिस्टीरियस मेथड को क्रिएट कर पाए। एक इंसान की बॉडी में टेंस ऑफ थाउजेंड्स वेन्स होती हैं। उनमें से किसी एक यूजफुल वेन को ओपन करना कोई आसान काम नहीं है। जियान की आंखों में अभी एक नई चमक आ चुकी थी। वो खुद से कहता है, क्या मैं इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अब यूज कर पाऊंगा। इस पाम की माइट उसने एंशिएंट रेमेन्स में खुद विटनेस करी थी। इस पाम की वजह से कई एक्सपर्ट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर जियान ने अपने ग्रुप को पहले ही बाहर नहीं भेजा होता तो फिर उनकी हालत भी काफी मिजरेबल हो जाती। तब से ही जियान इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीखना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि जियान ने इसे ऑब्टेन कर लिया है तो फिर उसका दिमाग कैसे काम रहता। अपने हाथों को रगड़ते हुए जियान बेड से नीचे आता है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसकी दुई की उस पाथ को फॉलो करने लगी थी जिसे इस टेक्निक के लिए यूज किया जाता है। शुरुआत में जियान की दुई की काफी स्लोली सर्कुलेट कर रही थी और तो और इसका सर्कुलेशन पाथ काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस समय के दौरान जियान से कई मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जियान उन्हें पहले ही संभाल लेता है। जैसे उसे मालूम पड़ता था कि रास्ता गलत है, वो तुरंत ही अपनी दुई को स्कैटर कर दिया करता था। ऐसा करने की वजह से उसे इंजरीज का सामना नहीं करना पड़ता। कई फेलियर्स को एक्सपीरियंस
करने के बाद जियान इससे ग्रेजुअली फेमिलियर होता जा रहा था। 1 घंटे के बाद फाइनली जियान इसका एक वेन सर्कुलेशन पूरा कर देता है। जिस मोमेंट में जियान की दूही की वेन सर्कुलेशन को कंप्लीट करती है, उसका सीधा हाथ ट्रेम्बल होने लगता है, उसका राइट हैंड डार्क गोल्डन ग्लो करने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान जियान ने ये डिस्कवर किया था कि उसके शरीर की दूही की एकदम सैलाव की तरह फ्लो कर रही है। इसकी डायरेक्शन होती है उसके सीधे हाथ की तरफ। इवन जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुकी है, तब भी अपनी दूही के ऐसे एग्जॉशन को सेंस करके उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे टियान क्लास की 2 टेक्निक एक बहुत ही गहरी खाई है, इसमें चाहे कितनी भी दूही को भरा जाए वो कभी फुल नहीं होने वाली। जैसे जैसे जियान के सीधे हाथ में दूही का अमाउंट बढ़ता जा रहा था, उसका ग्लो और भी इंटेंस होता जाता है। एक पल के बाद जब ये डार्क गोल्डन कलर एकदम पीक पे पहुंच गया था, फाइनली उसके बीच में एक ब्लैक स्पॉट जन्म लेता है। जिस मोमेंट में ये ब्लैक ग्लो अपीयर होता है, इसके अंदर से एक फ्राइटनिंग सक्शन फोर्स बाहर आती है। पलक झपकते ही आसपास की डार्क गोल्डन लाइट इसने सॉलो कर ली थी। इस लाइट को निगलने के बाद ये ग्रेजुअली बड़ा हो जाता है। इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप को पर्सनली यूज करने के बाद उसे फाइनली इसके टेरर के बारे में समझ में आया था। जियान कहता है क्या टेरिफाइंग एनर्जी है। इमीडिएटली जियान के फेस एक्सप्रेशन में बदलाव आए थे। ये जगह फॉलन स्टार पवेलियन है। इस रूम के आसपास एल्डर्स और डिसाइपल्स रहते हैं। अगर उसका ये पाम रिलीज होता है तो फिर 100 मीटर के रेडियस में बिल्कुल लाइफ नहीं बचने वाली। इस चीज को सेंस करके जियान के चेहरे पे पसीना आ गया था। एक ठंडी सांस भरने के बाद वो दूही की सप्लाई को एकदम काट देता है। उसका हाथ क्लेंच हो गया था। जिस मोमेंट में जियान इस एक्शन को परफॉर्म करता है, हम उस छोटे से ब्लैक ग्लो को ट्रेम्बल होते हुए देख सकते हैं। फाइनली जियान की शॉक आंखों के सामने उसका रंग हल्का होता है। अंत में जाके वो ब्लैक डॉट दूही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि जियान की बॉडी में वापस आ गई थी। अपनी बॉडी में इस दूही को दोबारा फील करके जियान के दिल को एक ठंडक पहुंचती है। अपने माथे से पसीना पहुंचने के बाद जियान का ध्यान गया था अपने राइट हैंड पे। एक मोमेंट के बाद जियान जो कि स्टंड था, वो तेजी से हंसना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज की इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसे सेंट हुआ ने पहले जियान को दे दिया है। इस रीजन की वजह से जियान जिस स्पीड से टियान क्लास की 2 टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला है, वो बाकी टेक्निक्स को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगी। ये टेक्निक जियान के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग के रूप में आई है। जियान हंस के बोलता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, हा आई वंडर जब वो ओल्ड गो जैशिंग इस टेक्निक को मेरे हाथों में दोबारा देखेगा तो फिर उसके चेहरे के रंग कैसे होने वाले हैं। अपने राइट हैंड को जेंटली सहलाने के बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल सरफेस होती है। उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। अब जब उसकी फिर से मुलाकात उस ओल्ड गो जैशिंग से होगी तो फिर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक ही उस ओल्ड गो जैशिंग की डेथ का रीजन होगी। अब खैर जियान की उस बुड्ढे से मुलाकात कब होने वाली है, इस बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बड़ी सी गुड न्यूज तो दे ही सकता हूँ। वेल वो न्यूज ये है कि नेक्स्ट ही एपिसोड से एक बहुत ही बड़ी बैटल की शुरुआत होने वाली है। इसमें उस लेवल के एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिन्हें एक्चुअली में अभी तक देखा नहीं गया। और हाँ मेरे दिमाग से एक चीज मिस हो गई थी, जियान और क्वीन मेड्यूसा के मेल मिलाप से पहले वो मिलने वाला यूनियन से। बेसिकली अभी कई इवेंट्स बाकी हैं, सो तुम सब एकदम रेडी रहना। मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ओपन करके रखना या अलाउ करके रखना, व्हाटएवर। तुम्हारा टियान क्लास की 2 टेक्निक के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी से कमेंट्स में लिख के बता दो। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ। वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। अब देखते हैं क्या तुम लोग इसे कंप्लीट कर पाते हो। जो लोग अपकमिंग एपिसोड्स को रिलीज होने से पहले देखना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारी भी काफी हेल्प होगी। आई गेस सबसे लोएस्ट प्लान इसका 29 समथिंग का है। डू चेक इट आउट। ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। चलो हम करते हैं यहीं पे वीडियो को क्लोज। लेफ्ट में आपको शो हो रहा होगा पिछला वाला पार्ट, अगर उसे मिस कर दिया था तो फिर जल्दी से वहाँ पे क्लिक कर लो। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होता है मैं आपको उसे राइट साइड में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो हम मिलते हैं वीडियो के पार्ट, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सायोनारा।